ओके बच्चों, तो आज हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये वाला जो टॉपिक है अभी तक आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एटम्स के बारे में, लाइक व्हाट आर एटम्स, बट फ्रॉम द फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में आप ये सब चीजें पढ़ चुके हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा है, यस सर पढ़ा है। बोहर्स मॉडल पढ़ा है, यस सर पढ़ा है। लाइमन पाल्मर सीरीज और ये सब सारी सीरीज आप जानते हो, तो आपको कहेंगे बिल्कुल सर जानते हैं। लेकिन हमारे आज के जो टॉपिक है इसके बहुत छोटे छोटे से हमारा सिलेबस है। इसमें क्या है, सबसे पहले हम थॉमसन मॉडल पढ़ने वाले हैं, फिर हम रदरफोर्ड मॉडल पढ़ने वाले हैं और फिर हम बोहर्स मॉडल पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें आप पहले से ही केमिस्ट्री में सारी पढ़ चुके हो, लेकिन अब हम थोड़ा सा फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ेंगे। जैसे कि रेडियस का फार्मूला कैसे निकाला, वेलोसिटी का फार्मूला कैसे निकाला, तो वो वेलोसिटी जो है वो फिजिक्स के फार्मूलों से निकलती है। सो दैट इज द पार्ट ऑन विच वी आर गोइंग टू एम्फेसाइज नाउ, ठीक है। और एक बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि एटम का जो रियल स्ट्रक्चर है वो अभी तक बिल्कुल भी क्लियरली डिफाइंड नहीं है। हमारी बुक्स में तो नहीं है, बाकी हायर लेवल की बुक्स में हो तो हो, लेकिन हमारे पास नहीं है। बिकॉज आप जानते हो कि जैसे केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में आपने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी है कि एसपीडीएफ शेल्स बन जाते हैं तो अगर आपके पास एसपीडीएफ शेल्स हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप एटम की कभी भी एक शेप ड्रॉ नहीं कर सकते अपनी कॉपी पे जो कि मुझे ये बता दे कि एसपीडीएफ। आप मुझे बुक पे बनाकर दिखा दो कि एसपीडीएफ शेल में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है, इज इट रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस और नॉट, हमें नहीं पता। पी का बनाया होता है, हमने एक लॉब बनाई होती है पी की, बट व्हाट इज दैट, उसको हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं। तो डी को एक अलग ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या मोशन है, बहुत कॉम्प्लेक्स हमारे पास सिस्टम है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी उसके अंदर लगता है। तो एटम की जो एग्जैक्ट पिक्चर है किसी को नहीं पता। तो जो थोड़ी मोटी थ्योरी में हम आपको करा रहे हैं, इट्स जस्ट द हिस्टोरिक पार्ट ऑफ द थ्योरी व्हाट वाज हैपनिंग। बोहर का मॉडल सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल माना गया, लेकिन बोहर मॉडल्स की भी एक जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है जो मैं आगे आपको बुक में दिखाऊंगा, वो लिमिटेशन क्या है कि इट इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली ऑन हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम। तो फिर ये तो मतलब अपने आप में गलती होगी, मतलब आप एस पर ही रह गए, एसपीडीएफ की तरफ तो गए ही नहीं, आप सिर्फ एस में रह गए। तो एस है तो बोहर्स का मॉडल करेक्ट है, लेकिन अगर मैं पी में भी चला जाऊं तो बोहर के मॉडल की कोई गारंटी नहीं रहती। तो इसलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर 100% क्या है वी डोंट नो, बट फिलहाल हम सिर्फ अपने सिलेबस पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारी थ्योरी, थॉमसन मॉडल। सो देयर आर बेसिकली हाउ मेनी मॉडल्स आर देयर, ओके। एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो मॉडल्स हैं वो कौन कौन से हैं। सो नंबर 1 इज थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, जिसे प्लम पडिंग मॉडल भी बोला जाता है। नंबर 2 इज द थ्योरी गिवन बाय रदरफोर्ड। तो which is popularly known as alpha scattering experiment. Alpha scattering gold foil experiment. Okay, तो ये हम करेंगे। Now point number 3, third model is given by, चलो जी, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद थॉमसन मॉडल। तो थॉमसन प्लम एंड पडिंग मॉडल बहुत ही ज्यादा बेसिक मॉडल है, और ये इतना ज्यादा बेसिक है, मतलब इसकी थ्योरी बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई, उसके बाद ये खत्म हो गई थी। तो इट वाज अ वेरी नॉर्मल थिंग। तो थॉमसन ने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन को फॉलो किया, दैट एटम इज न्यूट्रल, ओके। और इन्होंने बैठे बैठे एक थ्योरी बनाने की कोशिश की ना। व्हाट ही सेड दैट अकॉर्डिंग टू मी, एक जो एटम है बेसिकली वो कुछ इस तरह का होना चाहिए। दिस इज द एटम, फाइन। और ये पूरे का पूरा बेसिकली एटम है, और ये बिल्कुल खीर की तरह है, जैसे हम खीर खाते हैं और खीर के अंदर चावल होते हैं, बिल्कुल वैसा है। सो दिस इज हैविंग अ पॉजिटिव
positively charged liquid is filled here, okay, and there are some sorry हाँ positively charged liquid, और इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसके अंदर फ्लोट कर रहे हैं। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसके अंदर रैंडमली प्लेस्ड हैं एंड दे आर फ्लोटिंग इनसाइड। बिल्कुल इन्होंने खीर का ही एग्जांपल दिया था, ठीक है, इस तरह से कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास नेगेटिवली चार्ज हैं और जो हमारे पास जो ये लिक्विड बच गया, दिस कंप्लीट लिक्विड इज बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो इनका मॉडल बेसिकली है क्या, एन एटम consists of a sphere of positively charged matter in which negatively charged electrons are uniformly embedded। ठीक है ना, कुछ भी नहीं है तो इसको हम बोलते हैं प्लम एंड पडिंग मॉडल। सारी थ्योरी इसकी सिर्फ इतनी ही है, इसमें कुछ भी और नहीं है, ठीक है। और ये जो थ्योरी थी ये फेल हो गई। नाउ रीजंस, रीजंस फॉर द, अब देखो, अब रीजन क्या देने हैं इसके, तो रीजन तो हम जैसे मर्जी लिख सकते हैं, बट इसका जो मेन रीजन था वो ये था कि भाई जो रदरफोर्ड मॉडल आगे जब हमने किया, रदरफोर्ड ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट, उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन हुई जिनको ये वाला मॉडल बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। अब लिखने के लिए इसमें हमने बोहर का भी नाम दे देंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास रीजन आएगा वो ये आएगा कि द ऑब्जर्वेशंस made by Rutherford in gold foil alpha scattering experiment could not be explained। और दूसरा रीजन क्या आ गया, दूसरी कौन सी थी, बोहर की थ्योरी। तो सिंपल बात है कि इसमें लिखेंगे हम स्पेक्ट्रल सीरीज कुड नॉट बी एक्सप्लेन। तो जो बोहर ने थ्योरी दी कि भाई हमारे पास एक ऐसा करके स्पेक्ट्रल लाइंस आनी चाहिए, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट फंड, वो जो लाइंस आ रही हैं वो आ रही हैं एक्सपेरिमेंटली आपके सामने दिख रही हैं आपको, लेकिन वो ये वाला मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मेन रीजन तो रदरफोर्ड का ही था, सेकंड वाला रीजन चलो हमने लिखने के लिए लिख दिया। चलो जी, तो इसके आगे चलते हैं, सुनो। नेक्स्ट मॉडल जो आया मेरे पास वो है रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब इसके बारे में भी सारी डिटेल आप वैसे तो जानते ही हैं, बट एनीवेज अब देखते हैं। अब इस केस में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक गोल्ड गोल्ड फॉयल ली। So let us say this is a gold foil, okay, and he took a radioactive material.
ठीक है, ये हमारे पास एक लेड का बॉक्स बन गया, ठीक है। एंड इसके अंदर मैंने यहाँ पे कुछ एक रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा हुआ है, एंड द रेडियो एक्टिव मटेरियल इज सच दैट इट गिव्स अल्फा स्कैटरिंग। यहाँ से अल्फा रेज निकलेंगी। एक्चुअली जो जो भी कोई हमारे रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है उसमें अल्फा, बीटा और गामा 3 तरह की रेज होती हैं जो निकल सकती हैं। जनरली तीनों इकट्ठी निकलती हैं, बट बड़ी बार होता है कि भी एक निकल गई, दो निकल गई, कोई भी होती है, बट 1 आउट ऑफ द 3 पक्के से होगी, तो दैट मटेरियल इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव मटेरियल। तो हमारे पास जो मटेरियल है ये वो है जिसमें से अल्फा निकलेगा ही निकलेगा। हमने ये बात की, रखा, कंडीशन रखी हमने। तो ये मेरे पास, मैंने अल्फा जो रेज थी वो यहाँ पर हिट हुई, these are alpha rays, ओके। और ये मेरे पास हो गया लेड, दिस इज द रेडियो एक्टिव मटेरियल, और ये हो गया मेरे पास अल्फा पार्टिकल। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि अल्फा पार्टिकल क्या है, आपको पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता तो ध्यान से देख लीजिए कि जो अल्फा पार्टिकल है बेसिकली वो हीलियम 2+ होता है। तो हीलियम 2+ का मतलब है कि हीलियम के न्यूक्लियस के पास क्या है, दो तो मेरे पास प्रोटॉन है और दो मेरे पास यहाँ पर न्यूट्रॉन है। सो दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द अल्फा पार्टिकल। और अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो यहाँ पर एस शेल है और जो यहाँ पर घूम रहे हैं, ठीक है, जो यहाँ पर रोटेट कर रहे हैं। दिस इज बेसिकली हीलियम। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हीलियम। अगर मैं इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूं तो व्हाट इज लेफ्ट इज कॉल्ड अल्फा। तो दिस इज बेसिकली अल्फा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया तो जो मेरे पास चीज बच गई वो अल्फा है। तो अब ये रेडियो एक्टिव जो मटेरियल होता है इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये अपने अंदर में से ना अल्फा निकाल निकाल के ऐसे फेंकने लगता है। तो इसके पास बहुत सारे प्रोटॉन्स और बहुत सारे न्यूट्रॉन है। जैसे कि मैं यूरेनियम की अगर मैं बात करूं तो 235, 235 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो वो बंदा ऐसे दो दो तीन तीन करके ऐसे बांटने लगता है, फेंकने लगता है। तो ये यहाँ से जब इसको तोड़ तोड़ के फेंक रहा तो यहाँ से अल्फा की रेज बन गई, अल्फा फॉलोड बाय अल्फा फॉलोड बाय अल्फा। तो ये बिल्कुल एक पार्टिकल वेव है यहाँ पे, पार्टिकल फॉलोड बाय पार्टिकल। तो जब एक पार्टिकल फॉलोड बाय पार्टिकल जाता है और यहाँ पर हिट करता है तो इसको, हमने इसको फाइंड कैसे किया, आप देखो यहाँ पर मैंने एक लेड की वो लगा दी, लेड नहीं, मैं आपको जिंक सल्फाइड बेसिकली। तो ये जो मेरे पास रेड कलर में मैंने बना दिया, दिस इज बेसिकली जिंक सल्फाइड सरफेस, ठीक है। और इस पे जब भी कोई एटम टकराएगा तो वहां पर एक फ्लोरोसेंट लाइट आएगी, ठीक है। तो मुझे पता चल जाएगा कि कहां पर बम्बार्डमेंट हो रही है पार्टिकल्स की। तो ये पार्टिकल्स यहां से गिरे तो व्हाट वर द ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन ये थी कि भाई ज्यादातर तो सीधे के सीधे ही निकल लिए, और ये थोड़े से एंगल पर डेविएट जरूर हुए हैं, लेकिन अदरवाइज ये कुछ ज्यादा डेविएशन नहीं पाई गई, ये ज्यादातर चीजें सीधी ही निकल गई, इस तरह से गए, ठीक है। और कुछ थे जो थोड़े से टेढ़े हो गए ऐसे, ठीक है। और बिल्कुल बहुत ही कम थे जो यहाँ से जाते हुए बिल्कुल ही रिटर्न मार गए, वो बहुत कम थे। तो इनके बारे में मैं अभी डिटेल में हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कि भी क्या क्या चीजें थी। बेटे मिनट, चलो जी, तो ये चीज समझ में आ गई। बच्चे कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप, ठीक है। तो मैं इसमें बाकी चीजें नहीं लिखने वाला हूँ, सिंपल यहाँ पर एक कंडीशन होती है वो लिख देता हूँ, ठीक है ना। कंडीशन क्या है, द थिकनेस ऑफ द गोल्ड foil is 2.1 इंटू 10⁻⁻⁷ ऐसा बोला गया। तो हमने यहाँ पर कंडीशन ये लगाई, तो ये तो एक्चुअल थिकनेस है, इसमें क्या कंडीशन गई, कंडीशन ये लगाई कि द गोल्ड फॉयल
is as thick as the atom of gold। तो गोल्ड का जितना एक एटम होगा, जितनी थिकनेस होगी उतनी आएगी। तो हमने यहाँ कंडीशन लगाई कि जब अल्फा पार्टिकल उसके अंदर से एंटर करेगा तो इट विल फेस ओनली वन मॉलिक्यूल। ऐसा नहीं है कि एटम के पीछे एटम, एटम के पीछे एटम, तो पूरी की पूरी वो तो ग्रिड बन जाएगी। अगर वो बीसीसी और एफसीसी वाला स्ट्रक्चर बन गया तो कौन सा अल्फा किधर जाके टकरा गया ये पता नहीं चलेगा ना। तो हमने कंडीशन ये लगाई कि हमारी ये शीट इतनी पतली है कि इट इज ओनली वन एटम थिक। तो यहां पर ये बना दिया कि द शीट इज ओनली वन एटम थिक। ये कंडीशन लगा दी मैंने, जो कि ऑब्वियसली गलत है कंडीशन, बट मैंने लगा दी कि मैंने उसको इतना पतला कर दिया था, इतना पतला कर दिया मैंने शीट को, और कि उसकी थिकनेस जो है वो वहां पर आएगी, एक ही मॉलिक्यूल, एक ही एटम कितनी बन गई। तो जब अब आया तो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस क्या आती हैं। नंबर 1, मेजॉरिटी ऑफ द alpha particles pass straight through the gold foil without damaging the foil। फॉइल को डैमेज नहीं किया उसने और डायरेक्ट वो आर पार निकल गए। तो भाई सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि ये आर पार कैसे निकल गए। अब मुझे देख के तो लग रहा है, मैं पेन मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है, मुझे देख के लग रहा है, मुझे तो इसमें तो कोई छेद नहीं लग रहा, कोई मोर नहीं लग रही। अगर मैं यहाँ से एक लाइट मारूं और वो लाइट इसके आर पार निकल जाए तो फिर मैं क्या कहूंगा, मैं यही कहूंगा कि यार हो सकता है इसमें छेद होंगे, हमें नहीं दिख रहे, लेकिन लाइट को तो दिख रहे होंगे ना, लाइट उस छेद में से निकली और इसके आर पार चली गई। ठीक है, सो वो चीज बना दी मैंने। ठीक है, तो ये विदाउट डैमेजिंग आपकी जो वो रेज है वो उसके आर पार चलेगी। तो मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट डैमेजिंग द फॉयल। नाउ नंबर 2, few alpha particles वन इन 8,000। अब पिछली वाले क्लास में बच्चों ने बोला कि सर, केमिस्ट्री वाले सर ने बोला 1 in 10,000। तो भाई ये डिपेंड करता है, आप 10,000 लिखना 10,000 लिख लो, 8,000 लिखना 8,000 लिख लो, इट डज नॉट रिपीट इटसेल्फ। ओके, ये एवरेज वैल्यूज होती हैं, अल्फा की मर्जी है, अगर आना है आना है, नहीं आना ना आना, अल्फा के एंगल पे डिपेंड करता है। तो फ्यू अल्फा पार्टिकल्स 1 in 8,000 got reflected by more than 90 डिग्री डिफ्लेक्शन एंगल। तो ये वाले की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। और जो तीसरी चीज हमने बना दी, ठीक है, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू मतलब 1 in 1 lakh got reflected by 180 डिग्री। तो बिल्कुल ही पीछे चला गया तो उसको तो बिल्कुल ही रेयर है, 1 लाख बोम्बार्डमेंट होएगी तब जाके एक आधा होएगा जो वापस आएगा, अदरवाइज कोई भी वापस नहीं आ रहा है। तो अब इन 3 चीजों से हमें क्या चीज पता चलती है, हम कैसे क्या चीज हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो मेरे पास होगी ऑब्जर्वेशंस, और इसके बाद मैं लिखता हूँ इंटरफेरेंस लिख लो या इन्फ्रेंसेस। मैंने क्या इन्फ्रेंस किया, तो सबसे पहले द मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स दे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो मैं यहाँ पर एक कंक्लूजन पे आता हूँ कि भाई वहां पर एम्प्टी स्पेस होनी चाहिए। अगर एम्प्टी स्पेस नहीं है तो आर पार कैसे निकलेगा, तो आर पार निकल नहीं सकता। तो पडिंग और प्लम वाला जो आपका है मॉडल वो तो फेल ही हो गया ना, क्योंकि जो प्लम पडिंग वाला मॉडल था इससे पहले वाला, उसमें तो कोई एम्प्टी स्पेस था ही नहीं। तो ये वाला तो फेल हो गया, क्योंकि भाई बम्बार्डमेंट हुई है तो ये तो टूट के बाहर आ जाना चाहिए था, लेकिन नथिंग समथिंग लाइक दैट हैपेंड। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एम्प्टी स्पेस। तो सबसे पहले तो मैंने लिखा एम्प्टी स्पेस। देयर should be a lot of empty space
द एटम, ठीक है, सो दैट द अल्फा पार्टिकल्स। अब अल्फा पार्टिकल को बहुत बड़ा माना गया, क्योंकि जब रेडियो एक्टिविटी हमने फाइंड की तो उसमें हमारे पास क्या थे, अल्फा बीटा गामा। तो बीटा होते हैं इलेक्ट्रॉन जो कि बहुत ज्यादा साइज में छोटे हैं, ठीक है, और जो अल्फा है, पहली बात तो वो न्यूक्लियस है, उसमें 4 प्रोटॉन जैसी चीजें हैं, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो उनका साइज 4 प्रोटॉन जितना हो गया। तो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले सोचा जाए तो हीलियम इज अ वेरी बिग न्यूक्लियस, नंबर 1। नंबर 2, हीलियम के पास 2+ चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज भी कम है। तो हीलियम को उस वक्त बहुत हैवी पार्टिकल, उस वक्त क्या अब भी हीलियम को हैवी पार्टिकल माना जाता है कि बड़ा तगड़ा पार्टिकल है। तो देयर शुड बी अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इन द एटम। इतना बड़ा पार्टिकल उसके आर पार निकल गया तो वहां पे बहुत सारी जगह खाली होनी चाहिए। देयर शुड बी अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इन द एटम, ठीक है, जिसमें से वो पार हुआ। नंबर 2, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स 1 in 8000 गॉट रिफ्लेक्टेड बाय 90 डिग्री। इसका क्या मतलब है? पहली चीज इसका मतलब ये है कि बिकॉज अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, अल्फा पार्टिकल मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज है। तो क्योंकि अल्फा पॉजिटिवली चार्ज है तो आप सोच के देखो कि अब देखो यहाँ पर एम्प्टी स्पेस है, बट दैट डज नॉट मीन कि एवरीथिंग इज एम्प्टी, उसमें कुछ ना कुछ तो मटेरियल होगा ही। तो ऑब्वियसली हम इस कंक्लूजन पे निकल जाते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई पार्ट होना चाहिए न्यूक्लियस जैसा, जिसके अराउंड खाली जगह होगी। लेकिन वो न्यूक्लियस में है क्या? अब हम इस बात पे सवाल पूछ रहे हैं कि व्हाट इज देयर इन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में है क्या? यहां से अल्फा पार्टिकल आया जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। अगर न्यूक्लियस हमारा नेगेटिवली चार्ज होता तो ये पॉजिटिव चार्ज आगे की तरफ क्यों चला जाता? यहां से पॉजिटिव चार्ज आया तो पॉजिटिव चार्ज आगे कैसे चला गया? अगर न्यूक्लियस मेरा नेगेटिव था तो सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज उसके अंदर ही घुस जाता और एटम के अंदर ही चला जाता, तो वो तो गोल्ड फाइल के बाहर निकल ही नहीं सकता था। इसका मतलब ये हो गया कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज तो है नहीं। दूसरी चीज, अब जैसे ये वाला बिल्कुल ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो गया, ये 180 डिग्री रिफ्लेक्ट हुआ, तो इसकी पॉसिबिलिटी तो सिर्फ तभी बनती है अगर आपके पास जो सेंट्रल पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज हो। दूसरी चीज, हम हीलियम को हैवी पार्टिकल मान रहे हो, अगर हीलियम इतना हैवी है तो ये 180 डिग्री वापस कैसे चला गया भाई? इलास्टिक कॉलिजन की थ्योरी न्यूटन की ये कहती है कि अगर एक बॉडी दूसरी जगह पर हम मारेंगे और वो 180 डिग्री रिटर्न मार रही है तो उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है कि जो सामने वाली बॉडी है, द बॉडी, सेकंड बॉडी इज अ वेरी वेरी मैसिव, वेरी बिग बॉडी। अदरवाइज न्यूटन की थ्योरी यहाँ पर लागू नहीं होगी। तो न्यूटन की थ्योरी को यहाँ पर हमने लागू करवाया तो मैंने बोल दिया बिकॉज अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज, the central part must be positively charged. Otherwise, ठीक है ना, तो अल्फा की जो रिफ्लेक्शन रेस हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, by assuming these collisions to be elastic, अब न्यूटन की थ्योरी को इन्वोक कर लिया मैंने, ठीक है ना, by assuming these collisions to be elastic, if 180 degree deflection is to take place, should be massive in mass when compared to alpha particle. एंड ऑब्वियसली गोल्ड का अगर आप एटॉमिक नंबर देखो तो
मैं आई डोंट नो कि क्या है मेरे पास, मैं आई डोंट रिमेम्बर इट। बट अगर गोल्ड का अगर हम एटॉमिक नंबर देखोगे तो दैट विल बी वेरी वेरी हाई। तो इसका एटॉमिक मास जो है वो उसके भी डबल हो गया। तो ये ऑलरेडी बहुत भारा एक एलिमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो गोल्ड का न्यूक्लियस विल बी वेरी 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 मच मोर हैवियर देन द अल्फा पार्टिकल। तो ऑब्वियसली इट इज वेरी इजी कि अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री पर रिफ्लेक्ट हो। तो ये बात हमें क्लियर हो गई कि इन दोनों बातों से ये क्लियर हो जाती है। सो द सेंट्रल बॉडी should be positively charged and all the mass should be concentrated at। तो इसका मतलब ये होगा कि आपका सेंटर का जो है न्यूक्लियस हो गया। और मैं यहां पर लिख देता हूं दिस सेंट्रल बॉडी इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है ना, तो ये बन गया मेरे पास न्यूक्लियस। अब तीसरी चीज भी मैं देख लेता हूं कि तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या था मेरे पास। तो तीसरा ऑब्जर्वेशन तो ये था कि 1 लाख गॉट रिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। तो वो तो मैंने मैसिव वाले में ही लिख दिया, ठीक है ना। तो ये दोनों की दोनों चीजें ही इसके अंदर इंक्लूड हो गई। सो ये हमें पता चल गया कि भाई आपके पास ये बन गया न्यूक्लियस। ठीक है, चलो तीसरी चीज, हाँ तीसरा भी हम कंक्लूजन लिखते हैं। तीसरा कंक्लूजन ये है बिकॉज एटम इज न्यूट्रल। Because atom is neutral, the space around the nucleus should have equal number of electrons as that of protons। तो भाई जितने प्रोटॉन्स हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो फिर वो वहां पर इलेक्ट्रॉन कर क्या रहे हैं? अगर वो रुके हुए हैं तो दे विल फॉल, दे विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, दे विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो इन्होंने बोल दिया कि भाई वो चीज नहीं हो सकती। तो इन्होंने एक थ्योरी दे दी, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स are rotating around a nucleus just like our solar system। तो सोलर सिस्टम की तरह इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके इर्द गिर्द। तो जिसके कारण जो उनकी कोलम्बिक फोर्स है, जो अट्रैक्टिव फोर्स आएगी, वो उल्टा सेंट्रीपिटल फोर्स बन गई और वो इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड घूम रहा है। हेंस द इलेक्ट्रॉन डज नॉट फॉल। यहां पर मैं लिख सकता हूं कोलम्बिक फोर्स becomes centripetal, and so electrons do not fall into। तो इसलिए वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरते। तो यहां पर हमारे पास आ गया। तो बड़ी बार ये सवाल पूछा जाता है कि भाई जो ये सोलर सिस्टम वाला मॉडल है एटम के लिए, ये किसने दिया? बड़े बच्चे लिख के आते हैं बोहर। नहीं, ये बोहर ने नहीं, ये रदरफोर्ड ने दिया था। रदरफोर्ड ने बोला कि भाई ये सोलर सिस्टम की तरह आ रहे हैं। अब अगर ये सोलर सिस्टम के लिए आ रहे हैं तो रदरफोर्ड ने एक बात और बोल दी कि देयर इज नो कंडीशन ऑन द रेडियस ऑफ ऑर्बिट।
ऑर्बिट के रेडियस के ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं लगती, ठीक है। जैसे कि हमारे अब सोलर सिस्टम में कोई कंडीशन नहीं है, अर्थ जितने भी डिस्टेंस दूर है, मरकरी जितने डिस्टेंस दूरी पे है, उनका कोई लॉजिक नहीं है, कोई उनका ऐसा नहीं है कि इसके डबल डिस्टेंस होगा, इसके ट्रिपल डिस्टेंस होगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। सो देयर इज नो कंडीशन ऑन द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ऑर्बिट कोई भी हो सकता है, दैट विल बी चोजन बाय द इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ। सो नो कंडीशन ऑन द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। इस बात को आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी और सोलर सिस्टम वाली बात। तो ये सारी की सारी बातें कही किसने? रदरफोर्ड ने ये बातें कह दी, ठीक है जी। चलो, तो अब चलते हैं हम इसके आगे। टाइम कितना हुआ? 10-20 मिनट्स आर रिमेनिंग। सुनाओ। तो अगर मैं रदरफोर्ड की थ्योरी को हम सही मानते हैं, तो रदरफोर्ड ने क्या किया, इसके ऊपर कुछ और चीजें अप्लाई की। तो ऑब्वियसली अब तो हमारे पास बहुत ही इजी काम रह गया। क्या? जो न्यूक्लियस है उसको भी चार्ज ले लो, और जो अल्फा पार्टिकल है उसको एक अलग से चार्ज मान लो, और दोनों पे ऊपर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स गेम खेल लेते हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने किया था कि उनकी अट्रैक्शन हो गई जी, रिपल्शन हो गई जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वो सारी चीजें अब हम फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू फाइंड इज द डिस्टेंस ऑफ closest approach, the distance of closest approach। तो ये एक्सपेरिमेंट हमने किया टू एस्टिमेट द साइज ऑफ तो न्यूक्लियस का साइज कितना है, हम इसको अब एस्टिमेट करना चाहते हैं। तो इन्होंने एक बड़ी सिंपल सी थ्योरी दी। इन्होंने कहा देखो जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो हमने पढ़ी ली है सारी की सारी, अब ये रहा हमारे पास न्यूक्लियस। तो इसके ऊपर आप चार्ज मान लो कि Z इंटू ई था। Z क्या था? नंबर ऑफ, Z इज द एटॉमिक नंबर, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना है? ई, तो टोटल कितना हुआ? Ze। तो अगर मैं इसके ऊपर बम्बार्डमेंट करवाता हूँ किसकी? अल्फा पार्टिकल की किसी सर्टेन डिस्टेंस से, सो लेट अस से कि मैंने यहां से एक अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर थ्रो किया, ठीक है। एंड व्हाट इज द मास फॉर दिस? 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। चलो मैं अभी नहीं लिखूंगा। तो ये हो गया। अगर मैं इसको करता हूं और लेट से इसकी काइनेटिक एनर्जी है के ई, सो दिस काइनेटिक एनर्जी से मैंने इसको थ्रो किया, तो ये इसके पास गया, जाते 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 ऑब्वियसली हम जानते हैं कि कोई सर्टेन डिस्टेंस होगा कि जहां पर ये रुक जाएगा, एंड इट विल टर्न अराउंड फ्रॉम दिस प्लेस, और ये बिल्कुल उल्टा चलने लगेगा। तो अगर ये टर्न अराउंड हुआ तो मैं कह सकता हूं कि एट दिस डिस्टेंस, तो दिस डिस्टेंस विल बी कॉल्ड एज आर नॉट। जो ये वाला मेरा छोटा सा डिस्टेंस मेरे पास यहाँ पर आ गया, तो मैंने इसका नाम रख दिया आर नॉट। तो ये जो मेरे पास आर नॉट आ गया, ये वो डिस्टेंस है जहां पर काइनेटिक एनर्जी 0 है। सो ऑल द कंप्लीट एनर्जी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू व्हाट? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं यहाँ पर बहुत ही सिंपल फार्मूला यूज करके डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फाइंड कर लेता हूँ, और यहाँ से मुझे एस्टिमेट हो जाएगा कि न्यूक्लियस का साइज क्या है। चलो जी, करके देखते हैं। सो द काइनेटिक एनर्जी को मैंने लिखा के अल्फा इज इक्वल टू, जो कि पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होने वाली है, इसको मैं लिखूंगा के इंटू कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय आर नॉट। ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हूं, तो माइनस साइन और ये सब नहीं लगाऊंगा मैं। तो ये आ गया मेरे पास। के अल्फा को मैंने के अल्फा ही रखा, हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकता हूं, बट आई एम नॉट राइटिंग सो। अब मेरे पास यहाँ पर बन गया आर नॉट। तो आर नॉट का फार्मूला बन गया के, इसको लिखा जेड ई और इसको लिखा 2e, क्योंकि अल्फा के ऊपर 2e होगा, डिवाइडेड बाय के अल्फा। तो आर नॉट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू जेड स्क्वायर बाय के अल्फा। तो ये मेरे पास सबसे पहला फार्मूला बन गया, ठीक है। अब इसमें अगर मैं एम वी स्क्वायर लिख देता हूं तो मेरे पास ये बन जाता है एम वी स्क्वायर, सिंपल। तो ये मेरे पास बन गया वेलोसिटी की टर्म्स में, और वो बन गया मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में। मर्जी आपकी है, जैसे मर्जी यूज कर लो। सो ये मेरे पास दोनों बन गए। सो दिस इज कॉल्ड द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच, एंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू फॉर दिस, it comes out to be of the order of 10 raised to the power 15 minus 15 मीटर। तो ये आ जाता है मेरे पास 1 फर्मी। तो 1 फर्मी अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये चीज चली जाती है।
तो इससे मुझे पता चलता है कि आपका जो न्यूक्लियस है वो 10⁻⁻15 से छोटा ही है, बड़ा नहीं हो सकता। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, सो द न्यूक्लियस is definitely smaller than 10⁻⁻15 मीटर। न्यूक्लियस की वैल्यू पक्के तौर से इससे कम ही है, लेकिन चलो हम 10⁻⁻15 मीटर मान लेते हैं। कोई डाउट है तो बोल दो भाई, अगर नहीं है तो बोल देना नो सर। बोलो भाई। नो सर। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो, ये दो ही हमारे पास थ्योरीज है, इसमें ज्यादा है नहीं लोड। तो द थर्ड थिंग इज जो हम करने वाले हैं, इसको बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर जो है, ये क्या चीज होती है, बोर्ड के एग्जाम में और ऑब्जेक्टिव में भी आता है। डायरेक्ट डेफिनेशन आती है, डायरेक्ट फार्मूला आता है, आपको कुछ भी नहीं करना, ना कोई डेरिवेशन है, ना इसके न्यूमेरिकल्स हैं, नथिंग, जस्ट द थ्योरी, डेफिनेशन, फार्मूला, डायग्राम, दैट्स इट। तो अब मेरे पास इम्पैक्ट पैरामीटर का, मैं पहले आपको समझाता हूँ कि बेसिकली है क्या। अब देखो, अब इन्होंने तो बोल दिया कि भाई ये चीज फाइंड करने के लिए जो हमने यहाँ पर किया, इसको करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन है, क्या, कि अल्फा डेफिनेटली इस तरह से छोड़ा जाए कि ये 180 डिग्री रिटर्न करे। ये 100% तरीके से 180 डिग्री पर ये रिटर्न जाना चाहिए, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। तो ये सेंटर टू सेंटर लाइन जो है, इसके ऊपर ही ट्रेवल करेगा। बट इतनी जबरदस्त परफेक्शन आप लेकर कैसे आओगे अपने एक्सपेरिमेंट में? आपने तो लेड के वो वहां पे रेडियम रख दिया, आपको कौन सा पता कि कौन सा एलिमेंट या कौन सा एलिमेंट ब्रेक हो रहा है? तो इसलिए हमें नहीं पता कि भाई ये वाला जो है बिल्कुल सेंट्रल लाइन को पार करते हुए जाएगा भी या नहीं। तो इसकी कोई कंडीशन नहीं, पॉसिबिलिटी बनती है कि ये अल्फा थोड़ा सा ऊपर हो या थोड़ा सा नीचे हो, सेंटर लाइन पर ना हो। तो उस चीज को देखने के लिए हमने एक नया सिस्टम बनाया, दैट इज इम्पैक्ट पैरामीटर। तो अब देखते हैं इसके आगे। तो ये हो गई मेरी सेंट्रल लाइन। ठीक है जी। तो अब मैंने जब यहां से अल्फा पार्टिकल ड्रॉप किया, तो अल्फा पार्टिकल वाज लेट अस से मूविंग लाइक दिस। तो यहां से अल्फा जा रहा था, तो मैं मान के चलूंगा कि डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि प्रेजेंटली इन दोनों की कोई भी अट्रैक्शन नहीं है, कोई रिपल्शन नहीं हो रही। तो जिसके कारण ये बिल्कुल पैरेलल टू दी सेंटर लाइन जा रहा है, इट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो जब यहां से ये मूव करते हुए आएगा, जब इसको वो फोर्स लगी, so at that time it will start moving like this। वो ऐसे मूव करता हुआ जाएगा ऊपर की तरफ, और यहां से जो उसको मिलेगा वो ये हो जाएगा ऐसे। सो दिस विल बी द डायरेक्शन इन विच इट विल बी मूविंग लेटर ऑन। तो ये अल्फा इस डायरेक्शन में चला गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसका जो डिफ्लेक्शन हुई, वो डिफ्लेक्शन कहाँ हुई? ये वह लाइन को मैंने आगे बड़ा कर लिया, ठीक है ना? तो ये जो लाइन मेरे पास बन गई, ये एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन, डेल्टा। तो ये वाला एंगल मेरे पास हो गया डेल्टा, ये डिफ्लेक्शन हो गई भाई। तो वेयर इज द इम्पैक्ट पैरामीटर? इम्पैक्ट पैरामीटर इज दिस डिस्टेंस, द perpendicular distance is called the impact parameter. So the definition for this is the perpendicular distance
of the velocity vector of alpha particle from the central line of the nucleus parallel to the velocity vector is called impact parameter. इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं P, ठीक है। और इसका एक फॉर्मूला है, नाउ P इज गिवन एज K, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z into E square divided by the kinetic energy of the alpha particle into the cot of del pi 2। कोई डेरिवेशन नहीं है इसका, हमें कोई डेरिवेशन नहीं करना, सिंपल इसको आपने याद करना है, क्रैमिंग करनी है, रट्टा मारना है, इसमें और कुछ नहीं है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है इसका। लेकिन व्हाट इज इम्पैक्ट पैरामीटर, 1000 times it has been asked in your board examinations and other places too, बट ये जो है डायरेक्ट आपके पास फार्मूला आएगा, आपने वैल्यू पुट करनी है, डायग्राम देखना है, गेम खत्म। दिस इज इम्पैक्ट पैरामीटर। हाँ भाई बच्चों, यहां तक बात क्लियर होगी? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा। आज हम इतना ही करने वाले हैं। नो सर। नो सर, तो आज इतना ही करना था बेटा। तो आज के लिए हमने ये कंप्लीट कर लिया। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर 2 मॉडल्स, थॉमसन मॉडल एंड रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल की बाद में कुछ हमें कमियां मिली, चलो मैं वो भी आपको अभी करवाई देता हूँ, और कमियां करने के बाद फिर हम उसके बाद उसमें चले जाएंगे, बोर्ड्स में चले जाएंगे कि कल करवाएंगे लिमिटेशंस। चलो, तो अब इसकी मैं लिमिटेशंस भी करवा देता हूँ, दैट विल बी द लास्ट टॉपिक। फिर हम क्लोज करेंगे। यस, 10 मिनट्स करेंगे। तो अब देखो, तो लिमिटेशंस हमारे पास क्या आ गई इसकी। सबसे पहली लिमिटेशन तो रदरफोर्ड की ये आई, इसने बोला कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बस ऐसे करके गोल गोल घूमते रहते हैं। लेकिन तब तक हमारे पास मैक्सवेल की थ्योरी आ चुकी थी, 1862 में मैक्सवेल की थ्योरी। मैक्सवेल्स प्रूव्ड दैट accelerated charges always generate electromagnetic waves, and hence if the electrons are moving in circular orbit, ठीक है ना, अगर वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, इफ दे आर मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट, दे शुड emit electromagnetic wave, क्योंकि उनकी एक्सेलरेशन हो गई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो रही है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करनी चाहिए। सो द इलेक्ट्रॉन्स will lose energy in process and so the electron must fall into the nucleus, तो वो न्यूक्लियस के अंदर गिरना चाहिए, ठीक है ना। तो आपका एटम जो है वो अनस्टेबल होगा। सो एटम्स as predicted by Rutherford
अगर हम रदरफोर्ड की बात मानते हैं, आर अनस्टेबल। पहली चीज तो इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाई, तो भाई आपकी ये थ्योरी गड़बड़ हो जाती है। दूसरी चीज, बोहर का मॉडल आ गया, तो बोहर सेड दैट बोहर ऑब्जर्व्ड spectral lines Bohr observed spectral lines when experimenting with hydrogen could not be explained by Rutherford। तो दो चीजें आ गई, एक थ्योरी आ गई आपकी मैक्सवेल की और एक आ गई आपकी बोहर की। ये दोनों थ्योरीज ने रदरफोर्ड के मॉडल पर अटैक किया। दोनों ने कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जो रदरफोर्ड से एक्सप्लेन नहीं हो पाए, एंड हेंस इट वाज, ठीक है ना, अबॉलिश्ड। तो इनकी थ्योरी को फिर हमने क्लोज करते हुए बोहर का जो नया मॉडल था उस मॉडल को हमने स्टडी किया। सो दीज ऑल प्रॉब्लम्स दे वर सॉल्व्ड बाय बोहर। तो ये हम करने वाले हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर विल बी अ लिटिल बिट लॉन्गर, उसमें काफ़ी चीज़ें हमें पढ़नी है बोहर थ्योरी, बोहर्स के बारे में। बच्चे अभी अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टुडेज टास्क। और आज की जो डीपीपी है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा एंड यू कैन सी इट।